को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। बताओ मेजर हेड और माइनर हेड। मेजर हेड बताओ, शेयर होल्डर फंड्स, और माइनर हेड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर जो है होता है। अच्छा, इसमें एक चीज लिखना है आपको, इसमें रिमार्क में आपको लिखना है एडेड टू पेड अप शेयर कैपिटल। रिमार्क में लिखो एडेड टू पेड अप शेयर कैपिटल। फोर फीचर अकाउंट जो होता है वो पेड अप कैपिटल में ऐड होता है। ठीक है, तो हमने बात किया था, प्लीज मुझे इधर इधर देखो प्लीज, सभी लोग हमने बात किया था ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब के अंदर हमने बात किया था फुल्ली पेड और पार्टली पेड, मतलब जो मान के चलो पेड अप और अनपेड का बात हमने किया था। ठीक है, तो इसमें कॉल्ड अप भी हमने डिस्कस किया था, हालांकि कॉल्ड अप उतना रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है, पेड अप कैपिटल रेलेवेंट है। ठीक है, अब इसमें हमने बात किया था कि हमने मान के चलो 4 रुपया मंगवाया है और उसने कितना रुपया दिया है, सिर्फ हमने 4 मंगवाया है, उसने 2 दिया है। 10 टोटल मंगवा मतलब मांगना था, लेकिन हमने 10 अभी नहीं मांगा, 6 बाद में हम मांगेंगे। दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, दैट इज रिजर्व कैपिटल, वो अलग चीज है। लेकिन जो हम मांगे हैं, कॉल किए हैं 4 रुपया, उसमें से भी कितना रुपया दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है। और 2 रुपया के लिए कॉल कर रहे हैं तो भाग गया है, पैसा ही नहीं दे रहा है। क्या करते हैं फिर उसका अपन, उसका पैसे को, उसको उसके शेयर को हम कैंसिल कर देते हैं और उसके पैसे को जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, सर फोर फीचर ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। उसका पैसा तो 2 रुपया रखा है, उसी 2 रुपये का तो अपन फोरफिट कर रहे हैं। फोरफिट तो उसी चीज का कर सकते हो ना जो आपके कंट्रोल में है। जब्त करना, फोरफिट मतलब जब्त करना। किस चीज को जब्त कर सकते हो, जो आपके पास है भाई। जो आपके पास नहीं है उसको कैसे जब्त कर लोगे। आपके पास क्या है, 2 रुपया है उसका, उसको जब्त कर ले रहे हो। तो 2 रुपया तो ऑलरेडी पेड अप कैपिटल में आया होगा, फिर ऐड क्यों कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है, 2 रुपया जब वो दिया, वो पेड अप कैपिटल में आया होगा। वही 2 रुपया को अगर मैं फोरफिट कर रहा हूँ तो फिर से ऐड बोल रहे हैं, क्यों ऐसे। नहीं, जिसका भी पैसा आया है, शेयर का पैसा आया है, कोई 4 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, जो भी पैसा आया उसको तो पेड अप में डालते हैं अपन। जैसे ये शेयर होल्डर ने 2 रुपया दिया, उसको पेड अप में डाला होगा, मैं डाला होगा कि नहीं डाला होगा, उसको डाला होगा मैं पेड अप में। अब वही 2 रुपये को मैं जब्त कर रहा हूँ तो फिर से ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पेड अप में ही, ऐसा क्यों। हमारे पास है तो 2 बार ऐड नहीं हो जा रहा है। ठीक है, आसपास है आपका आंसर। कि देखो, जब उसने 2 रुपया दिया तब मैं उसको पेड अप में तो डाला, लेकिन जब वो पैसा नहीं देता है तो मैं उसका शेयर को कैंसिल कर देता हूँ, तो इस पैसे से वो हट जाता है। इसीलिए दोबारा मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, फोर फीचर को मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फोर फीचर का पैसा अब ये आपका हो गया भाई, अब ये पैसा कोई आपसे नहीं ले सकता, तो इसलिए वापस से अपन ऐड कर रहे हैं। पेड अप से हट जाता है लेकिन वापस से अपन ऐड कर रहे हैं। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ रहा है। यही नोट लिखेंगे आप रिमार्क में, बस ये लिखे हो, क्या लिखे हो रिमार्क में, एडेड टू पेड अप शेयर कैपिटल। अब लास्ट पेज में आ जाओ, वहां पे नोट लिखेंगे 1 करके। फोर्थ फीचर अकाउंट इज एडेड टू, फोर्थ फीचर अकाउंट इज एडेड टू पेड अप कैपिटल, added to paid up capital. Fourth feature account is added to paid up capital because when shares are cancelled, when shares are cancelled, the amount received on such share
cancelled, the amount received on such share is excluded from paid up capital, is excluded from paid up capital. But now when the share is forfeited, the share money is but now when the share is forfeited, the share money is added back to paid up capital. Added back to paid up capital. ठीक है, ध्यान से सुनो, एक बार फिर से लास्ट टाइम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो भी शेयर से पैसा मिलता है, शेयर होल्डर का पैसा आता है, उसको हम शेयर कैपिटल में शो करते हैं। शेयर कैपिटल में कहा? पेड अप कैपिटल के अंदर शो करते हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? जो भी शेयर होल्डर पैसा देता है शेयर के बदले में, उसको कहाँ पे लिखते हैं अपन? पेड अप कैपिटल में अपन लिखते हैं। ठीक, जो पैसा नहीं दिया उसको कॉल इन अरियर्स में लिखते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर है? अब होता क्या है कि जब वो पैसा नहीं देता है, तो जितना पैसा वो दिया हुआ है, जो कि पेड अप कैपिटल में जुड़ा हुआ है ना, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसका जर्नल एंट्री अपन पढ़ेंगे, बुक 2 में पढ़ेंगे, तब आएगा, उसका जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, तो कैंसिल कर देते हैं, तो पेड अप कैपिटल से वो पैसा हट जाता है। लेकिन अब वो पैसा मैंने जब्त कर लिया, कैंसिल करके क्या कर दिया, उस पैसे को मैंने जब्त कर लिया। जब्त कर लिया तो वो पैसा मेरा हो गया। किसका पैसा? शेयर होल्डर का पैसा। किसका पैसा हो गया? कंपनी का पैसा हो गया। अब ये कंपनी उस पैसे को कहाँ रखेगा? लाइबिलिटी तो है नहीं। लाइबिलिटी है क्या? वापस पे करना है क्या कभी जीवन में? नहीं करना है। तो उस पैसे को ये कहाँ पे रख लेता है? फोरफीचर अकाउंट में रख लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका हमने नोट लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्या है नेक्स्ट हमारा? पेटेंट्स। पेटेंट्स बताओ, मेजर हेड बताओ। मेजर हेड नॉन करंट एसेट्स और माइनर हेड प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ठीक है, और रिमार्क में लिख सकते हो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के भी अंदर किस में आता है? इनटेंजिबल एसेट में आता है। रिमार्क में लिख लो इनटेंजिबल एसेट। पेटेंट किस किस का सही है ये? मेजर हेड किस किस का सही है पेटेंट का? किसी का नहीं है? 3 लोग, बाकी लोग? आपका आयुषी सही था। ठीक है, फिर एट एट बताओ, जनरल रिजर्व। मेजर हेड, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स। मेजर हेड शेयर होल्डर। माइनर हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स, माइनर हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कौन से रिजर्व में? सिक्योरिटीज प्रीमियम। जनरल रिजर्व नाम का कोई चीज होगा क्या कंपनीज एक्ट में? कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो जो भी रिजर्व है ये सब अदर रिजर्व्स में आता है। रिमार्क में डाल दो अंडर अदर रिजर्व। रिमार्क में लिख लो अंडर अदर रिजर्व। अदर रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अदर रिजर्व्स। ठीक है, ठीक, क्लियर? फिर क्या है? 10th, अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड। अरियर्स मतलब क्या होता है? अरियर्स मतलब, अरियर्स मतलब होता है अनपेड। अरियर्स मतलब क्या? अनपेड। लिखना चाहो तो ऊपर या साइड में कहीं लिख सकते हो एरो डाल के। अरियर्स का मतलब होता है अनपेड, अभी हमने पैसा दिया नहीं है, तो अनपेड डिविडेंड ही है ये। फिक्स्ड क्यूमुलेटिव वर्ड को अगर हटा दूं तो क्या है? अनपेड डिविडेंड है। कहाँ आएगा अनपेड डिविडेंड? कहाँ आएगा? देना है कि नहीं देना है? देना है, मतलब एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी? कहाँ आएगा? नॉन करंट की करंट? करंट लाइबिलिटी। मेजर हेड
करंट लायबिलिटी, उसके अंदर माइनर हेड अदर करंट लायबिलिटी, अनपेड डिविडेंड, कल ही पढ़े अनपेड डिविडेंड, ठीक है। मेजर हेड करंट लायबिलिटी, माइनर हेड अदर करंट लायबिलिटी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझाता हूँ, होता क्या है देखो, डिवि सॉरी, जो जो ये फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड बोल रहा है ना, ये क्या होता है समझना इसको। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्लीज ध्यान से समझना, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है क्या, प्रेफरेंस शेयर। आप लोग पढ़े हो, ठीक है, पिछले साल पढ़े हो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। इक्विटी एक ही होता है, इक्विटी मेन ओनर होता है, एक्चुअल ओनर होता है, और प्रेफरेंस एक्चुअल ओनर नहीं माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए रहता है प्रेफरेंस। क्या प्रेफरेंस? डिविडेंड में प्रेफरेंस और रीपेमेंट में प्रेफरेंस। इसका पैसा वापस किया जाता है मानते हैं, तो रीपेमेंट में भी प्रेफरेंस मांगता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसको रियल ओनर नहीं मानता। रियल ओनर किसको मानते हैं? इक्विटी वाले को। अब जब प्रेफरेंस जो होता है ना, प्रेफरेंस दो टाइप का हो सकता है। एक होता है क्यूमुलेटिव डिविडेंड और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव मतलब टोटल। जैसे मान के चलो, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, कि मान के चलो अगर ईयर 1 है, ठीक है, ईयर 1 है, डिविडेंड देना था नहीं दिए, डिविडेंड देना था 1 लाख रुपया नहीं दिए। ईयर 2 में मान के चलो देना था 2 लाख रुपया, प्लस पिछले साल का भी 1 लाख ऐड हो जाएगा। क्यूमुलेट होते रहेगा, एक्यूमुलेट होते रहेगा। मान चलो दूसरे साल भी नहीं दिया, अब टोटल डिविडेंड कितना देना है, तीसरे साल मान चलो 2 लाख देना है, और पिछले साल का कितना, 1 और ये 2, टोटल 3। ऐसे करके एक्यूमुलेट होता जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड दिए, देना था दे देना, नहीं दिए तो फिर भूल जाओ, अगले साल कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दो टाइप का डिविडेंड होता है, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब आपको देना ही है, अगले साल देना है, इसीलिए यहाँ पे अनपेड डिविडेंड ये बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर है बात? हाँ, फिर क्या है 17, 17 बताओ, 17 क्या होगा। देखिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोल रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कल ही पढ़े थे अपन, जो लीव सैलरी होता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है। यहाँ पे बता नहीं रहा है कि रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन कर रहे हैं या फिर किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो अपन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मानकर चलेंगे इसको। इसका माइनर हेड क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और मेजर हेड क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। देखो, अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर आपने यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं होगा। 17 हो गया सबका। 8 सॉरी, उसके बाद क्या है 23, 23 बताओ आप लोग, मेजर हेड बताओ, मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, बोरोइंग्स के अंदर ही, कौन सा बोरोइंग, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भाई अपन पढ़े हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर याद करो, ऐसे टेबल पढ़े थे, करंट लाइबिलिटी के अंदर 3 बातें थे, 4 बातें थे। ये देखो, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। मेजर हेड करंट लाइबिलिटी, माइनर हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर है 24, बताओ, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। हाँ, करंट की नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर, किसके अंदर, करंट लाइबिलिटी माइनर हेड, वो तो एसेट है बेटा। करंट लाइबिलिटी के अंदर किस में आएगा, 4 चीजें है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। ये देखो अगेन यहाँ लिखे ही है, एडवांसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अदर करंट लाइबिलिटी। आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो भाई, ये ऐसे में नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ।
आप लोग, अगर मैं आपको पहले ही बोला हूँ बुक 3 पढ़ना है तो बैलेंस शीट रटना पड़ेगा। रेशियोज अभी पढ़ने जाएंगे, अगर आपको बैलेंस शीट नहीं रटा हुआ है तो रेशियोज आपसे नहीं हो पाएगा, कैश फ्लो भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट आपको बिल्कुल रटना है, नहीं तो भूल जाओ आप। 24 हो गया, अब क्या है 27? बताओ क्या होगा? एडवांसेस टू सब्सिडरी बोल रहा है, एडवांसेस। पैसा मिला है कि हम दिए हैं? हम दिए हैं। एडवांसेस टू मतलब हम पैसा दिए हैं। सब्सिडरी मतलब क्या होता है? सब्सिडरी मतलब अपना ही जो है एक सब कंपनी समझो सब्सिडरी, ठीक है? तो हमने उधारी दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, किस में आ जाएगा? एसेट है कि लाइबिलिटी? पहली बात एसेट है। नॉन करंट की करंट? नॉन करंट। नॉन करंट एसेट में अदर नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस। नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड और माइनर हेड, अदर नॉन करंट लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है? फिर क्या है? कैश इन हैंड बताओ, मेजर हेड करंट एसेट्स और माइनर हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है? 32। 32 नॉन करंट एसेट, उसके अंदर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उसके अंदर कैपिटल वर्क इन अदर रिमार्क में लिख लो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल के। 32 हो गया। 32 है मेजर हेड है नॉन करंट एसेट, माइनर हेड है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और अदर में रिमार्क में है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? फिर 34 कल ही डिस्कस किए थे, डिपॉजिट्स बिजली बिल वाला बात। कहाँ पे आएगा? डिपॉजिट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। हमने पैसा दिया है कि हमको पैसा मिला है? हमने पैसा दिया है, बिजली विभाग में जमा किया है, तो एसेट है कि लाइबिलिटी है? हमने पैसा किसी को दिया है तो वापस मिलेगा भाई, तो एसेट है हमारे लिए। तो एसेट है तो नॉन करंट की करंट। बिजली विभाग क्या 1 साल में आपको पैसा दे देगा क्या वापस? नहीं देगा भाई। नॉन करंट एसेट्स मेजर हेड और उसके अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स माइनर हेड। कल टेस्ट में आ रहा है ये वाले क्वेश्चंस कल टेस्ट में आएंगे। देख लो आप लोग क्या कर रहे हो, देख लो। रट के नहीं आओगे, अच्छे से याद नहीं है तो फिर गए। ठीक है? फिर क्या है? लूज टूल्स। टूल्स क्या होता है? होता क्या है मतलब इन जनरल? इक्विपमेंट। किस चीज का इक्विपमेंट? रिपेयरिंग करने के, है ना? जैसे गाड़ी वगैरह में टूल्स होता है, आप लोग सब आते हो टू व्हीलर में, उसमें एक टूल किट होता है छोटा सा, ताकि पंचर हो गया तो या फिर कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह देते हैं, तो ये टूल्स होता है। ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे एसेट होते हैं। ठीक है? एसेट में कौन सा एसेट? नॉन करंट की करंट। देखिए हमेशा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको याद रखना है लूज टूल्स जो है करंट एसेट्स है। लूज टूल्स करंट एसेट्स और माइनर हेड इन्वेंट्रीज में आएगा, इन्वेंट्रीज में आएगा। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नहीं है ये। ठीक है? टूल्स क्लियर है सभी को? लूज टूल्स करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री। ठीक? फिर क्या है? 46 47 दोनों किधर आएगा बताओ? 46 47 मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स, माइनर हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये डीआरसीआर मतलब क्या है? डेबिट क्रेडिट मतलब क्या है? लॉस और प्रॉफिट। डेबिट मतलब लॉस की क्रेडिट मतलब लॉस?
डेबिट बैलेंस है वो। डीआर मतलब डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और सीआर मतलब क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, और दोनों ही जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस के अंदर आएगा। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो प्लीज ये डीआर के बाजू में आप लिख लो ऐसे करके हाइफन डाल के। डीआर के बाजू में हाइफन डाल के लिखोगे यहाँ पे लॉस, और सीआर के बाजू में हाइफन डाल के लिखो प्रॉफिट। फिर क्या है 49। अनकॉल्ड कैपिटल डिस्कस किए थे अपन। 10 रुपया में हमने 4 रुपए मंगाया, 6 रुपया अभी नहीं मंगवाया, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन ये जो नहीं मंगवाया कहीं लिखे हैं क्या बैलेंस शीट में? क्या शेयर कैपिटल में लिखे थे क्या? अनकॉल्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या बताए थे? अनकॉल्ड कैपिटल का दूसरा नाम रिजर्व कैपिटल अपन पढ़े थे। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस शीट में कहीं लिखेंगे क्या? बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखेंगे, इसमें आप लिख लो शोन अंडर कमिटमेंट्स। शोन अंडर कमिटमेंट्स, बैलेंस शीट के नीचे कमिटमेंट्स होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, तो वहां पे आएगा शोन अंडर कमिटमेंट्स, अंडर नोट्स टू अकाउंट। कमिटमेंट्स कहां पे आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स। शोन अंडर कमिटमेंट्स अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, 49 हो गया। 58, 58 बताओ आप लोग। मेजर हेड, मेजर हेड करंट एसेट, और माइनर हेड अदर करंट एसेट। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग पढ़े हो लोन रीपेबल ऑन डिमांड, आप लोग पढ़े हो, जो कि करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है। यहाँ पे लोन प्रोवाइडेड रिसीवेबल ऑन डिमांड बोल रहा है, तो ये क्या है? करंट एसेट है, और उस किसके अंदर? माइनर हेड अदर करंट एसेट्स। 60, 60 शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, बताओ। शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी मतलब हम एक कंपनी है, हमने किसी दूसरे कंपनी का शेयर को परचेज किया। करंट की नॉन करंट? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नॉन करंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत लंबे समय के लिए आप इसको रख रहे हो। अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेड लिखा रहता तो ये करंट में आ जाता। इसका नोट लिख लो, पीछे लास्ट पेज में लिख लो नोट, 60 का नोट लिख लो, 60 करके नोट लिख लो। Since the shares are held as investment, since the shares are held as investment, since the shares are held as investment, it is a non-current asset. It is a non-current asset, comma, if it were held for trade, if it were, if it were, WERE, if it were held for trade, then it is to be shown under, it is to be shown under करंट एसेट्स। मेजर हेड तो करंट एसेट होगा, उसका माइनर हेड क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 का आंसर क्या होगा? मेजर हेड, मेजर हेड क्या है? नॉन करंट एसेट, और माइनर हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनर हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डन। 66, 66 बताओ। रॉ मटेरियल्स है ना, तो ये क्या है? मेजर हेड करंट एसेट्स, माइनर हेड इन्वेंट्रीज, करेक्ट। आप लोग ये चीज लिख सकते हो, देखो इन्वेंट्री के अंदर तीन चीजें आते हैं, इन्वेंट्रीज के अंदर तीन चीजें। पहला
फिनिश्ड गुड्स, जो गुड्स बिल्कुल रेडी हो गया है। दूसरा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है वो। और तीसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो अभी आधा बना हुआ है, अनफिनिश्ड गुड्स है। लिख लो प्लीज, यहाँ पेज के लास्ट में जगह है ना, यहाँ पे लिख लो। इन्वेंट्री 3 टाइप का होता है। इन्वेंट्री 3 टाइप का होता है, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अनफिनिश्ड गुड्स। डन। 66 हो गया। तो 66 में क्या है? मेजर हेड, करंट एसेट और माइनर हेड इन्वेंट्रीज। 68 क्या होता है? लाइफ स्टॉक होता क्या है? जानवर, है ना। लाइफ स्टॉक जानवर होता है। जैसे कोई कंपनी है ना, और जानवर पाला हुआ है, तो जानवर एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। हो सकता है उससे दूध निकाल रहा हो या फिर मछली पालन कर रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, ठीक है। जानवर एक एसेट है। अब ये एसेट मुझे बताओ, नॉन करंट की करंट? 1 साल के अंदर नॉन करंट एसेट है भाई, नॉन करंट एसेट। लाइव स्टॉक नॉन करंट एसेट है, ठीक है। हम पोल्ट्री फार्म्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो डेयरी फार्म होता है उसके उसके जो लाइव स्टॉक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है आपका लाइव स्टॉक? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या? डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या? 5 पॉइंट है उसमें भी। अदर नहीं समझा? अदर नहीं सर, इट इज प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट है ये, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक। फिक्स्ड एसेट है ये, पिछले साल भी था, फिक्स्ड एसेट है ये, ठीक है। चलो 70 तो बता सकते हो आप लोग, बताओ। मेजर एट करंट लायबिलिटी, रीपेबल ऑन डिमांड बोल रहा है। और माइनर एट आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हो भाई, हाँ। अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर 6 पॉइंट पड़े थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 5 पॉइंट पड़े थे। अगर आप लिख लिख के इसको याद नहीं करोगे तो भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आज 6वां दिन है, सॉरी 5वां दिन है अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इतना तो आपको अब रट जाना चाहिए। मैंने आज आप लोग को वो भी भेजा है, टू डू। कौन कौन टू डू लिस्ट बनाया है आज का? बनाए हो बस, कि कुछ किए भी हो उसमें? कौन कौन बनाए? बनाए हो? और कौन? आप भी बनाए हो? और आप भी? और आप भी? आप भी? और उस पे काम किए हो जो जो मैं लिखा हूं उसमें? मैंने क्या लिखा है? 3 चीज, 3 टाइम है भाई आपके पास। बिफोर लंच है, लंच के बाद, बिफोर क्लास और क्लास के बाद। तो मैंने आपको बोला क्या, कि सुबह जो है सबसे पहले आपको बैलेंस शीट के सारे आइटम्स लिखना है ना। वो होना चाहिए। और फिर 4 बजे से अप्रोप्रिएशन, कोई भी एक टॉपिक, है ना, उसके सारे क्वेश्चंस। फिर खाना खाने के बाद आपको क्लास आने से पहले थोड़ा सो भी जाओ, मैंने लिखा है इसमें नैप। उसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। और अभी क्लास से जाने के बाद अभी ये बैलेंस शीट वाला पॉइंट्स फिर से एक बार रिवाइज करोगे, लिखोगे बिना देखे। और फिर लास्ट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग जो भी आपका बचा हुआ, उसको भी सारे क्वेश्चंस उसके बनाओगे। इतना अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपना दिन वेस्ट कर रहे हो। इतना आप नहीं कर रहे हो, आप अपना दिन वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बेटर आप अक्टूबर में ज्वाइन करो कोई भी नॉर्मल कोचिंग क्लास, है ना, पास हो जाओगे।
कैसे भी। आप अगर हमारे पास पढ़ रहे हो, मार्च से अगर क्लासेस ले रहे हो, तो यू शुड टारगेट फॉर 95%। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। बढ़िया घर में बोलो कि अभी मैं क्लासेस वासेस नहीं जाऊंगा, नवंबर दिसंबर से क्लासेस ज्वाइन करूंगा। बढ़िया क्रैश कोर्स टाइप का होता है, उसमें अपने दिमाग को क्रैश कर लूंगा और ले दे के पास हो जाऊंगा, 40-50 नंबर ला लूंगा 12th क्लास में। अगर आप अपना अभी का दिन जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ अगर आप नहीं करोगे तो मत करो, छोड़ दो कोचिंग क्लास अभी, सच बता रहा हूँ, अब भी छोड़ दो, कल से मत आओ। अगर आपको हमारे पास पढ़ना है, हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो उस टारगेट को आपको फॉलो करना है, और समय है भाई, ये तो मैं आप ही के भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको सही में नहीं पढ़ना है तो काहे के लिए अभी फिर क्लासेस वगैरह ये सब भूल जाओगे आप लोग, सब भूल जाओगे आप लोग। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना सब भूल जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी लिख कर दे रहा हूँ। स्कूल खुलते तक क्या बैलेंस शीट और क्या, सब भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? तो या तो आप क्लास ले रहे हो तो साथ साथ पढ़ाई भी करो उस हिसाब से, नहीं तो आप क्लास भी छोड़ दो। पढ़ाई तो घर पे भी नहीं करो तो क्लास भी छोड़ दो, बढ़िया एंजॉय करो। जुलाई जुलाई में कोई भी कोचिंग क्लास आप ज्वाइन कर लेना, जुलाई अगस्त सितंबर जहां पे जब भी आपको लगता है, और फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, देख लो आप लोग, अभी भी मौका है। ठीक है, फीस वीस दियो तो मैं रिटर्न कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ रहे हो अभी से तो एफर्ट डालो। आप लोग में से कोई है यहाँ पे बॉडी बिल्डर, जिम वगैरह करने वाला कोई, या फिर कोई ऐसा कोई प्रैक्टिस, गाना सिंगिंग डांसिंग ऐसा कोई कुछ है? कोई नहीं है ऐसा कुछ? बॉडी बिल्डिंग में एक तो नियम है। क्या नियम है? कोई किया है, कोई जिम ट्राई किया है क्या? नहीं किया है, कोई भी चीज का प्रैक्टिस में, है ना, क्या नियम है कि अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग आप करते हो, मान के चलो जिम जा रहे हो, 10 दिन गए हो या 2 महीना गए हो, 2 महीना जिम गए हो, उसके बाद छोड़ दी, तो फिर क्या होगा? फिर वापस सेम पोजीशन में आ जाओगे, सब खत्म। तो 2 महीने का जो मेहनत है ना, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज पढ़ाई में भी होता है। आप 2 महीना बढ़िया यहाँ पे क्लासेस कर लिए और पढ़ाई किए नहीं, उसके पीछे एफर्ट किए नहीं, खत्म, सब जीरो, वापस जीरो पे खड़े हो। तो आप बहुत रिस्क ले लिए हो क्लास ज्वाइन करके, अब या तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा या तो आपको क्लास भी छोड़ना पड़ेगा। तो देख लो आप लोग। चलो 70 हो गया, 70 के बाद 71 72, कल मैंने बताया था इसके बारे में, छुट्टी वाला बात, रिटायरमेंट के टाइम पे देना है, बहुत समय बाद देना है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर माइनर राइट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, और वही अर्न लीव्स एनकैशेबल, तुरंत पैसा देना है, साल के अंत में पैसा देना है, तो क्या? करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक, क्या हुआ माधुरी, कल से छुट्टी ले रहे हो? चलो 79, 79 बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स, बताओ किसमें आएगा? करंट लाइबिलिटी और माइनर हेड में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करेक्ट। 85 माइनिंग राइट्स, बताइए। नॉन करंट एसेट्स, अच्छा, नॉन करंट एसेट्स और माइनर राइट, माइनर राइट लैंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, उसके अंदर इनटेंजिबल एसेट है माइनिंग राइट्स, ठीक है, माइनिंग करके, माइनिंग का अधिकार है आपको, ये एक लाइसेंस होता है। आप जो है, जो भी माइंस क्वेरी वगैरह होता है वहां पे जाके आप
खोज सकते हो, ठीक है, दैट इज अ लाइसेंस अवेलेबल टू, एंड लाइसेंस इज अ इनटेंजिबल एसेट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, रिमार्क में आप लिख सकते हो इनटेंजिबल एसेट, रिमार्क में लिख लो इनटेंजिबल एसेट। अगला क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स क्या होता है, स्पेयर मतलब ओरिजिनल पार्ट का रिप्लेसमेंट, वेरी गुड। जैसे आपका कार वगैरह अगर होता है, कार में एक स्टेपनी दिया रहता है, एक चक्का दिया रहता है, पंचर हो गया था वो चक्का लगा लो। पहले के गाड़ियों में भी आता था, चक्का लगे रहता था, स्कूटर वगैरह, है ना, स्कूटर में चक्का लगे रहता है, और भी कुछ गाड़ियां होती थी, तो वो क्या है, स्पेयर है। मुझे बताओ, आप लोग चक्का को अलग से खरीदते थे या एक साथ आता था, तो फिर वो क्या है, गाड़ी को आप क्या करंट एसेट बोलते हो कि नॉन करंट एसेट बोलते हो, नॉन करंट एसेट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। देखो हमेशा इसमें आपको कंफ्यूजन होगा स्टोर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स में। लूज टूल्स इन्वेंट्री होगा, स्पेयर पार्ट्स प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट होगा, ध्यान में रहना ये बात, ठीक है। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स किस में आएगा, आपका मेजर है नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। स्टोर्स भी वही है, स्टोर्स भी मतलब जो मशीन में लगता है वही चीज हो जाता है, ठीक है। 93 नॉन करंट एसेट्स के अंदर, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर, रिमार्क में लिख लो इंटेंजिबल। 101 101 क्या होगा, कल पढ़े थे अपन, करंट लायबिलिटी, वेरी गुड। कल ही पढ़े हैं भाई, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, अभी हम डेट नहीं मान रहे हैं इसको। कल पढ़े थे ना, हमने क्या बेच दिया था, क्या बेचा था मैं, शैम्पू बेचा था, गंजा कर दिया सबको, याद है ना कल वाला एग्जाम्पल। तो उसमें क्या था भाई, लोग मेरे ऊपर, मेरे कंपनी के ऊपर केस कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मान रहा अभी। क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे पास भी वकील है, हम भी लड़ सकते हैं। जब केस का सुनवाई होगा, जजमेंट होगा, तब मेरे लिए लाइबिलिटी बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, और लाइबिलिटी नहीं है तो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा क्या, कहीं पे नहीं लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखूंगा, अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटी, लिखो आप लोग भी, शोन अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटी, shown under contingent liability under notes to account, shown under contingent liability under notes to accounts। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्या है, 103 प्रीपेड एक्सपेंस, बताओ, बहुत सिंपल है, हाँ। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अदर भाई, अदर करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं होगा, ठीक है, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। 104 ये तो पहली बार देख रहे हो लग रहा है आप लोग, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है, सिक्योरिटीज, देखिए सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह। अपन जब पढ़ रहे थे, दो कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए कुछ बात कर रहे थे, कौन कौन सा कंपनी था, एमआरएफ और डीमार्ट।
डी मार्ट का शेयर खरीदने जा रहे थे हम लोग। डी मार्ट का शेयर कितने का था? 5,000 के आसपास। और एमआरएफ का 1,40,000 के आसपास था। तो दोनों ही नहीं खरीदे हम लोग। हैं? एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या था? मद्रास रबर फैक्ट्री। ठीक है। और डी मार्ट की कंपनी का नाम क्या है? डी मार्ट तो ब्रांड है ना। एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए यार, आप लोग पढ़ाया बताया हूँ। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, मान के चलो हम ये शेयर खरीद लेते, डी मार्ट का शेयर हम खरीद लेते, मान, एमआरएफ तो औकात से बाहर है, तो डी मार्ट अगर खरीद लेते, ठीक है, एक शेयर खरीद लेते, आज खरीद लिए, ठीक, कल बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? इजी है, खरीदना भी आसान है और बेचना भी आसान है। अगर बेचना आसान है मतलब पैसे तुरंत मिल जाएंगे आपको, हाईली लिक्विड है। पैसा जिसमें तुरंत मिल जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड अगर है तो उसको अपन बोलेंगे कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब हाईली लिक्विड, जो हमारे पास पड़ा है, कैश के जैसा ही है ना ये भी तो। मैं तुरंत एक क्लिक करा और शेयर बिक जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? कैश इक्विवेलेंट, कैश के जैसा। इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आएगा। मेजर हेड करंट एसेट्स और माइनर हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप लोग बोल रहे थे प्रीपेड एक्सपेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या प्रीपेड एक्सपेंस? ऐसे पैसे मैंने किसी को दे दिया, वो मेरे को तुरंत मिल जाएगा क्या? तुरंत नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए दैट इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, दैट इज नॉट लिक्विड एसेट। ठीक है, लिक्विडिटी समझते हो आप लोग? लिक्विडिटी मतलब ऐसा चीज जो अपन तुरंत, जिससे पैसा बन सके, कन्वर्ट हो सके। ये जो मेरे पास एसेट्स पड़े हैं, ये जो चेयर पड़ा है, क्या इसको तुरंत कल बेच के पैसा ला सकता हूँ क्या मैं? ला सकता हूँ? कोई खरीदने के लिए खड़ा है क्या? नहीं खड़ा है भाई। तो ये लिक्विड नहीं है, ये लिक्विड नहीं है। लेकिन मेरा किसी का शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसको तुरंत मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि उसका एक रेडी मार्केट अवेलेबल है। मेरे पास कोई जमीन है, तुरंत बेच के पैसे ला सकता हूँ क्या? तुरंत बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, लेस लिक्विड है। ठीक है, लिक्विडिटी का बात समझना ध्यान से। फिर क्या है? अनपेड डिविडेंड तो समझ में आ ही रहा है आप लोग को। कहाँ आएगा अनपेड डिविडेंड बताओ? करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी, लास्ट 109। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन, अरे, अरे हो गया, अरियर्स है वो, ठीक कर लो, अरियर्स, ई ए आर एस ऐड कर दो, ई ए आर एस, कॉल इन अरियर्स। बताओ कॉल इन अरियर्स क्या था? कॉल इन अरियर्स क्या था? पैसा हम मांगे थे और शेयर होल्डर पैसा दिया कि नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। कॉल इन मतलब हमने पैसा मांगा लेकिन उसने पैसा नहीं दिया। तो पैसा तो नहीं दिया, तो क्या मैं उससे ब्याज नहीं ले सकता? मैं ब्याज भी लूंगा उससे। बेटा तू पैसा नहीं देगा, चल मेरे को ब्याज भी दे अब तू। तो ब्याज हमको मिल रहा है कि हम दे रहे हैं? कंपनी, कंपनी को मिल रहा है कि कंपनी दे रहा है? कंपनी को मिल रहा है। कोई भी चीज मिलता है तो एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। कौन सा एसेट? करंट एसेट। करंट एसेट्स में कहाँ आएगा? अदर। कुछ नहीं है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तो अदर। डन, समझ आ रहा है? ये आपके टेस्ट में आने वाला है कल, प्लीज अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अभी क्लास छुट्टी नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी छुट्टी नहीं हुआ है। बस लास्ट एक चीज है वो, जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। इसको छाप दो, इसको बना लो कॉपी में। बैलेंस शीट जितना कुछ नहीं है, ये 5 मिनट का चीज है। अच्छा, ये नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा टेस्ट में कल। बस इसका फॉर्मेट अभी बस आप लोग लिख लो। स्टेट
ठीक है। फॉर्मेट बना लो। क्या हुआ, आप लोग हंस रहे हो गया जल्दी। नंबरिंग प्लीज वैसे ही डालो जैसे लिखा हुआ है। बाजू में, हाँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग फॉर्मूला है उसका। बताएं। समझ लेंगे बस दो चार चीजें उसके बाद। बस 5 मिनट और। एसपीएल में कोई ऐसा बैलेंस शीट टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हो गया सबका ना? दिशा हो गया। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए आप लोग बैलेंस शीट में भी अमाउंट के 2 कॉलम बनाए थे, यहाँ पे भी 2 कॉलम। ये 2 कॉलम में हम क्या लिखते हैं? पहला कॉलम में अपन करंट ईयर का वैल्यूज लिखेंगे, जैसे मान के चलो 25 26, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 25। ठीक है, तो ये लिखते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब क्या है, पहला चीज इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जो भी कंपनी का मेन काम है भाई। ठीक है, जैसे
मेरी कंपनी है, मैं ये चेयर्स बेचता हूँ, तो मेरा मेन काम क्या है? सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे हमारा कोचिंग क्लास है, हम क्या करते हैं? गुड्स बेच रहे हैं क्या? हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड है, तो सेल ऑफ सर्विसेज। तो सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। और इसके अलावा किसी भी और तरीके से आपके पास पैसा आता है तो वो क्या है? अदर इनकम। जैसे आप लोग अपन पढ़े हैं पिछले साल, P&L के क्रेडिट साइड में आता था डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना? ये सब चीजें जो है अदर इनकम। ठीक है, ये होता था। लेकिन अगर कोई बैंक है, बैंक का मेन काम क्या है? क्या सर्विस? लोन देना। तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो उसका मेन इनकम जो है वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इंटरेस्ट आ जाएगा। और उसका अदर इनकम कुछ और हो सकता है। सभी कंपनी का, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज जो होते हैं, उनका मेन इनकम सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज होगा, और बैंक इंटरेस्ट अदर इनकम होगा। लेकिन बैंकों का इंटरेस्ट जो है वो मेन इनकम होगा, उसके अलावा जो चीज रहेगा वो अदर इनकम होगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, उसके बाद टोटल कर दिए दोनों को। उसके बाद क्या बोलता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आप लोग P&L में बहुत सारा पढ़े थे, लिस्ट पढ़े थे 11th क्लास में, ये वो दुनिया भर का। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है? पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है? कॉस्ट ऑफ करके कुछ और था 11th क्लास में, याद नहीं है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़े हो आप लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फॉर्मूला भी पढ़े हैं। फॉर्मूला याद है क्या? सर नाम ही याद नहीं था सर, आप फॉर्मूला पूछ रहे हो। फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दो टोक था। और एक फॉर्मूला था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेज माइनस मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन, मैं बस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस वगैरह बाद में करेंगे इसके। क्वेश्चन कुछ खास है भी नहीं, एक दो क्वेश्चन से सफिशिएंट है। ठीक है, फिर क्या है? परचेज, परचेजेस ट्रेडिंग में भी लिखते थे परचेजेस, वही परचेजेस यहाँ पे। चेंज इन इन्वेंट्री, यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बन रहा है, वहां पे अकाउंट बनाते थे तो क्या करते थे? ओपनिंग को डेबिट साइड लिखते थे, क्लोजिंग को क्रेडिट साइड लिखते थे, है ना? लेकिन यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा। और इन्वेंट्री में तीन चीजें आते हैं, बताओ क्या क्या लिखे हो आप लोग? फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों का चेंज यहाँ पे अपन लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय को जो भी चीज आप पैसा जो भी पे कर रहे हो, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, उसका EPF वगैरह सब चीजें यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब, फाइनेंस मतलब जो भी पैसा आप यूज करते हो बिजनेस चलाने के लिए, बोरोइंग, बोरोइंग के बदले में आप क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। और डेप्रिसिएशन और अमाउंट, डेप्रिसिएशन तो पता ही है सबको, क्या होता है डेप्रिसिएशन? फिक्स्ड एसेट जो होता है उसका वैल्यू में गिरावट होता है। किस रीजन से होता है? वेयर एंड टियर और चेंज इन टेक्नोलॉजी और एफ्लक्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम से पड़ा हुआ है तो उसका वैल्यू में गिरावट आ जाता है। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? है ना? वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। डिप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और फिर अदर, बाकी यहाँ जिसमें भी कुछ भी नहीं है सबको अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे अपन। ठीक, फिर क्या है? टोटल एक्सपेंसेस करेंगे। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, ये है आपका SPL का फॉर्मेट। ये बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट जितना लंबा कुछ नहीं है। कल मेरे ख्याल से अपन करेंगे, कल का क्लास भी रहेगा अपना, तो कल इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। और आगे भी जो भी थ्योरी टॉपिक है वो भी अपन कल कर लेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है, ठीक है ना? कल क्लास भी रहेगा, मोस्टली मैं बताऊंगा, मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर क्लास नहीं रहेगा तो 5 बजे टेस्ट रहेगा, 5 से 6:30। देखते हैं मेरे अवेलेबिलिटी के हिसाब से।